ऑनलाइन सर्वे के लिए हम लोग देखेंगे क्या क्या गाइडलाइंस है। तो फर्स्ट जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो आपने इजी टू अंडरस्टैंड रखने हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होने चाहिए। Questions should be framed keeping in mind the target respondent's interview. Questions should have balanced negative, neutral and positive options. Survey should be short and crisp. बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और आप यूज़र को उस तरह से दो जैसे रेटिंग वाला सिस्टम कि भाई आप 1 से 10 में कहाँ रेट करते हैं, उस तरह की चीज़ें। क्योंकि बहुत सारे लोग ना लिखने में कंफर्टेबल नहीं होते, हम उस पैरामीटर के बेसिस पर डिकोड कर लेंगे कि यूज़र का एक्सपीरियंस क्या है। लॉजिकली ग्रुप्ड एंड शुड हैव अ स्मूथ ट्रांजिशन फ्रॉम वन टॉपिक टू अनदर। तो आप एक सेट में एक जैसे क्वेश्चन रखेंगे, भाई ये हमारा ऑन बोर्डिंग से रिलेटेड है, ये हमारा चेकआउट से रिलेटेड, एग्जाम्पल के लिए हमारा डैशबोर्ड से रिलेटेड, उसमें यूज़र आपको किस तरह से रेट करता है। क्वेश्चन शुड फोकस ऑन वन कॉन्सेप्ट और आइडिया एट अ टाइम। क्वेश्चन शुड बी ओपन एंडेड एमसीक्यूज फॉलोड बाय सब्जेक्टिव questions. Questions regarding behavior should be avoided. Questions should not include double negatives. Questions should not have overlapping options. Questions should be simplified using web writing techniques for important words, casual tones and so on. Like जैसे कि अगर आपको लगता है किसी चीज़ को मुझे एम्फसाइज करना है या मुझे स्ट्रांगली किसी चीज़ के ऊपर कुछ कहना है, तो बोल्ड वगैरह का इस्तेमाल करें, उसके अंदर क्वेश्चन में इटैलिक का इस्तेमाल करें, सो दैट कि आपको ज़्यादा सही से आंसर मिले उस चीज़ का। एंड डू नॉट नो कैन बी एन ऑप्शन इन एमसीक्यू, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपके क्वेश्चंस में कि जो हो सकता है किसी को समझ ना आए, तो जिस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, क्योंकि अगर आप नहीं दोगे वो कुछ भी लगा देगा, है ना। तो जैसे होता है ना ऑल ऑफ द अबव नन ऑफ द अबव, है ना। कि कई बार ऐसा होता है कि भाई हमने जिस क्वेश्चंस के आंसर आपके सामने सर्व किए या तो सारे सही हैं या वो सारे ही गलत हैं, ठीक है। तो उस तरह की चीज़, तो आप डोंट नो का ऑप्शन भी रख सकते हैं अपने फॉर्म में। टेस्टिंग सर्वे, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू टेस्ट अ सर्वे बिफोर लॉन्चिंग इट। तो पहले क्या करना है, टेस्ट ऑन कलीग्स, देन क्या करना है, टेस्ट ऑन ए स्मॉल सेक्शन ऑफ द ऑडियंस। बहुत ज़्यादा नहीं, एक आप 20-30 लोगों की ऑडियंस के ऊपर इसको ट्राई करके देखो उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। क्योंकि ज़्यादा लोगों पर अगर अपना सर्वे लेके जाओगे बिफोर लॉन्चिंग, तो आपका प्रोडक्ट जो है वो डिस्क्लोज होने के चांसेस है। हो सकता है कि आपका जो प्रोजेक्ट हो किसी ऐसे ग्रुप के पास पहुंच गया कि जो आपका कॉम्पिटिटर है, ठीक है। तो आपकी सारी की सारी चीज़ें पहले से ही मार्केट में रिवील हो जाएंगी टाइम से पहले, ठीक है। इसको किस तरह से कर सकते हैं, जैसे मान लो कि मेरे पास एक काफ़ी बड़ा स्टाफ है, कंपनी के अंदर सेक्शंस होते हैं ना अलग अलग, तो कॉन्फिडेंशियली आप उसको जिस जिस सेक्शन ने उसको डिज़ाइन किया यूआई एक्सटेंटिव ने, उसको छोड़ के दूसरे जैसे ग्राफिक की टीम होगी, लेकिन उनका उस प्रोजेक्ट में कोई भी इन्वॉल्वमेंट ना हो। क्योंकि अगर किसी भी बंदे का इन्वॉल्वमेंट होगा तो उसे पता होगा आपके प्रोजेक्ट के बारे में। हमने ऐसे लोगों पर टेस्ट करना है जो बिल्कुल अनोनिमस है, जिसको उसके बारे में पता ही नहीं ऐसा कुछ बन रहा है, वहाँ से आपको एक पॉजिटिव फीडबैक मिलता है, ठीक है। सो ट्रीट the colleague as the target user and provide the same information and appraise colleagues to look through questions, identify unclear questions. और यहाँ पर क्या है, next first let a small sections of the audience take the survey। तो जब आप अपना ये सारी चीज़ें कर लें, उसके बाद फिर आपने आना है कार्ड शॉर्टिंग के ऊपर। तो भी जैसे टेक्निक्स यूज टू एक्सेस इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर ऑफ अ वेबसाइट, पार्टिसिपेंट्स नीड टू कैटेगराइज टॉपिक्स एंड लेबल देम। तो ये अपना कार्ड शॉर्टिंग, जिसके अंदर हमें 3 चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं, जैसे यूजफुल टू अंडरस्टैंड व्हाट यूजर एक्सपेक्ट, यूजफुल टू अंडरस्टैंड हाउ यूजर रिलेट टू दी टॉपिक्स दैट आर रिलेवेंट टू एन ऑर्गेनाइजेशन, एंड डिसाइड ऑन स्ट्रक्चर, डिसाइड द कंटेंट फॉर होम पेज एंड फाइनलाइज हायरार्की एंड नेविगेशन फॉर वेबसाइट। अब ये स्ट्रक्चर और जो हायरार्की है कंटेंट के प्लेसमेंट की, कि भाई अगर आप किसी पेज के ऊपर एक विजिटर को लेके आ रहे हो, तो पेज जहाँ पर भी यूज़र कुछ टॉपिक पढ़ रहा है, उसके बाद में कुछ एक्शन लेने के लिए होना चाहिए। ये नहीं कि वो पढ़ता जा रहा है लेकिन एक्शन लेने के लिए बीच में कुछ है नहीं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने आपको शायद पहले भी दिखाया था कि भाई ये जैसे हमारा पेज है और इसके अंदर हम लोग कोर्स सेक्शन में आते हैं। तो किसी भी कोर्स पे जब आप क्लिक करोगे तो कोर्स को इस तरह से सेट किया गया है कि जहाँ पर एक कॉल टू एक्शन जिसको बोलते हैं CTA अवेलेबल है, ठीक है। जैसे आपने ये यहाँ पर देख लिया किस मॉड्यूल वाइज किस में टर्म में क्या क्या मिल रहा है,
ठीक है, उसका जब आप आगे चलोगे फिर अगेन यहाँ पर आपको फॉर्म मिल रहा है, हो सकता है यहाँ पर भी आप फॉर्म ना फिल करें तो शायद यहाँ फिल कर दें। तो सही पॉइंट पर आपका सीटीए होना बहुत ज़रूरी है। और हर जगह नाम एक जैसा ना रखे, अलग अलग तरीके से रख सकते हो, जैसे कि आई एम इंटरेस्टेड या आई वांट टू जॉइन एनिमेशन वीएफएक्स प्राइम। ठीक है, यहाँ से बंदा प्रोजेक्ट देखना चाहता है, देखने के बाद फिर यहाँ पर टेस्टिमोनियल देखा, फिर उसके बाद वो ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो अलग अलग जगह पर आपने रखना है, दिस इज अ गुड यूएक्स। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ हायरार्की, इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट। तो अगर आप सीधे यहाँ पर डिफाइन करते, टॉप में लिखा आपने ज्वाइन दिस कोर्स, उसके बाद में पूरा डेटा पढ़ लिया यूज़र ने, उसके पास कहीं पर ज्वाइनिंग का है ही नहीं, तो वो गलत हो जाएगा। तो ऐसा ना हो सीधे या तो टॉप में या सीधे बॉटम में। तो यहाँ पर थ्रू आउट स्क्रीन पर भी अवेलेबल है ना, आप कहीं भी एक्शन ले सकते हो, या फिर हर एक सेक्शन के ओवर होने पर नीचे कॉल टू एक्शन अवेलेबल है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ कार्ड शॉटिंग। तो यहाँ पर जैसे ओपन कार्ड शॉट और क्लोज्ड कार्ड। ठीक है, तो पार्टिसिपेंट ग्रुप्स ऑफ वेबसाइट कंटेंट इनटू कैटेगरीज एंड क्रिएट ब्रॉड लेबल्स एंड पार्टिसिपेंट ग्रुप्स ऑफ वेबसाइट कंटेंट इनटू कैटेगरीज दैट हैव ऑलरेडी बीन लेबल्ड। अब जैसे इसके लिए हम लोग कोर्सेज का भी एग्जांपल ले सकते हैं ना कि, या फिर जैसे आप फ्लिपकार्ट पर जाओगे तो जब इसका यूएक्स बनाया गया होगा, तो ये तो हम लोग फाइनल आउटकम देख रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने बहुत अच्छे से प्लान किया, भाई ग्रॉसरी एक डेडिकेटेड सेगमेंट है। ठीक है, उसको मिक्स नहीं करना है। तो जब यूज़र ग्रॉसरी पर जाएगा, लैंड होगा, तो यहाँ से सीधे आप अपना इसको करंट लोकेशन बताओ, ये फैच कर लेगा उसको, और उसके बाद आपका यहाँ पर कंटेंट लोड होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी लोकेशन डिटेक्ट क्यों कर रहे हैं, ताकि भाई आपको ये बता पाए कि भाई इस जगह पर डिलीवरेबल है भी या नहीं। ठीक है, टाइम लगा रहा है, सीधे इसको पिन कोड बता दो। तो डेटा लोड हो गया यहाँ पर। अब ग्रॉसरीज के अंदर आप देखोगे यहाँ पर, तो ये कैटेगरीज आ गई इनकी, ये सब एक ग्रॉसरी का पार्ट। तो इसलिए इन्होंने इसको यहाँ पर मिक्स नहीं किया, और इन्होंने इसको पूरा एक क्लिकेबल बना दिया कि भाई आप यहाँ से क्लिक करके ग्रोसरी में एंटर करो। तो देखो पूरा थीम चेंज है, इसका फ्लिपकार्ट की थीम से कोई लेना देना नहीं है, बट जो यूज़र एक्सपीरियंस है वही रखा गया है इसे, है ना। तो यानी कि जिस तरह से आप यहाँ से अपनी कैटेगरीज में एंटर हो रहे हैं, सेम वही कैटेगरीज इन्होंने यहाँ पर भी डिफाइन करके रखी हुई है। ठीक है, तो चलो पहले ज़रा इसको समझते हैं। तो यानी कि ये जो शॉर्ट लिस्टिंग है, ये इनका ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है कि भाई यूज़र सबसे ज़्यादा किस पर जाता है वेबसाइट पर आने के बाद। तो किसी का हो सकता है ग्रॉसरी हो, कुछ लोग ऑनलाइन मोबाइल परचेज करने के लिए जा रहे हैं, फैशंस के अंदर सो मैनी ऑप्शन हैं, तो उन्होंने फैशन की कैटेगरी में ड्रॉप डाउन बनाया। मेंस की कैटेगरी के अंदर चाइल्ड ड्रॉप डाउन, फिर मेंस के बॉटम में चाइल्ड, इस तरह से वुमेंस में इतने, यहाँ से मेंस के फुटवेयर, वुमेंस के फुटवेयर, इस तरह से सारी चीज़ें अलग अलग डिफाइन की। इलेक्ट्रॉनिक्स में स्मॉल गैजेट्स का अलग रखा उन्होंने, अप्लाइंसेस लार्ज का अलग रखा उन्होंने सेगमेंट। तो ये सब एक कार्ड शॉर्ट लिस्टिंग का ही कमाल है। और ये एक्सपीरियंस इनके टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं। जैसे कई बार आप देखते हो ये जो फ्लाइट वाला था, अगर 3 से 4 साल पहले जाए तो फ्लाइट इनका लास्ट में आया करता था, लेकिन आज के इसमें फ्लिपकार्ट से फ़्लाइट्स काफ़ी ज़्यादा बुक होने लगे, अच्छी डील मिल जाती है। ठीक है, तो इन्होंने इस चीज़ को यहाँ पहुँचा दिया। टॉयज़ की नीड लोगों कम है, तो उन्होंने उसको लास्ट में पहुँचाया हुआ है। तो यानी कि पहले क्या है, जो आपकी डेली लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ है, भाई ग्रॉसरी बिना घर नहीं चलेगा, और फ़ोन के बिना आप किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, तो हायरार्की ऑफ कैटेगरी, यानी कि स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को अरेंज किया हुआ है। So combination of two techniques can also be used, जैसे कि
अब इसमें टेक्निक्स एंड उनके डिस्क्रिप्शन और उनके प्रॉज एंड कॉन्स हैं. इंडिविजुअल सेशंस इन्वॉल्विंग अ सिंगल पार्टिसिपेंट एंड अ फैसिलिटेटर. इसके प्रॉज, जैसे दिस कैन बी कंडक्टेड इन पर्सन और ऑनलाइन. द फैसिलिटेटर कैन आस्क क्वेश्चन व्हाइल पार्टिसिपेंट इज शॉटिंग द कार्ड. इसका डिसएडवांटेज कुछ भी नहीं है. Simultaneous session involving a single participant working independently and a facilitator. And here, the facilitator can be involved in multiple sessions at the same time because his or her interaction with the participant is limited. इसके disadvantage: the total number of cards required for such session would be considerably higher because different participants are working simultaneously. So similarly, in case of online card shot, a number of computers will be needed. Next, group session involving multiple participants and a facilitator. So the exercise can be completed in comparatively lesser time because participants are work as a team. Disadvantage: group dynamics can affect the overall outcome. क्योंकि जब आप ग्रुप में कोई चीज़ करोगे तो डिस्कशन होगी तो कई बार क्या होता है कि आप मुद्दे से भटक जाते हो. ठीक है, और जिस चीज़ को हम लोग अचीव करना चाह रहे थे वो चीज़ अचीव ही नहीं कर पाओगे. तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है. फिर क्या है, रिमोट सेशन इन्वॉल्विंग ए सिंगल पार्टिसिपेंट. सो मैनी पार्टिसिपेंट अक्रॉस द वर्ल्ड कैन बी इन्वॉल्व इन दिस एक्सरसाइज. अब इंफॉर्मेशन अबाउट पार्टिसिपेंट प्रेफरेंस ऑफ चूजिंग अ कैटेगरी रिमेन्स अननोन बिकॉज ऑफ नो फेस टू फेस इंटरेक्शन. तो जैसे क्या होता है ना, आप लोग ऑनलाइन क्लास लेते हो और एक ऑफलाइन क्लास लेते हो, दोनों में फ़र्क क्या है कि भाई यहाँ पर एक क्लासरूम का एटमॉस्फेयर है. घर में आप जो क्लास ले रहोगे तो भले आपका माइक म्यूट रहता है तो पीछे से कोई भी आपको डिस्टर्ब कर सकता है ना. या जैसे घर पे आप एक मूवी एक्सपीरियंस करो, एक थिएटर में जाके मूवी का एक्सपीरियंस करो, तो जो आपका एक्सपीरियंस होगा बिल्कुल डिफरेंट होगा, क्योंकि थिएटर में सारी लाइट्स ऑफ, सीधे स्क्रीन पर फोकस. घर में ऐसा रेयर ही होता है, आप टीवी चलाओगे तो लाइट्स भी होगी, उसमें आपको उतना फोकस होकर कंटेंट को एंजॉय नहीं कर पाते. सेम उसी तरह की चीज़ें हैं यहाँ पर भी कि जब आप कार्ड शॉटिंग कर रहे हैं तो किसी भी तरह से करें, कुछ ना कुछ आपके साथ प्लस और माइनस रहेगा उसमें. ठीक है, तो फिर उसको और रिफाइन करना पड़ेगा. तो कंडक्टिंग कार्ड शॉटिंग, तो जैसे पहले कार्ड क्रिएट होंगे, फिर सेटिंग अप, फिर पार्टिसिपेंट प्रिपरेशन, फिर रिमोट कार्ड शॉटिंग एंड फिर डेटा एनालिसिस कि भाई इन सब लेवल पर हमें आउटकम क्या मिला, उसके बेसिस पर फिर एक फाइनल रिपोर्ट. सो लिस्ट ऑफ टॉपिक दैट आर रिक्वायर्ड टू बी शॉर्टेड फॉर कार्ड शॉटिंग, फॉलो सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन फॉर फिजिकल कार्ड शॉटिंग, क्रिएट कार्ड्स. Setting up, decide the duration of the session, arrange all infrastructure requirements like tables, stationery, computers, and so on. Participant preparation, instruct the participant clearly about what to do and combine them to similar group. The facilitator can take notes to better understand the participants' logic and arrange soft cards. Remote card sorting. Create a card sorting exercise by following the software instruction and share the link to participant via email or clear instruction to and test details. Last is data analysis. Record participant details, photograph and physical record to each card. Use Microsoft Excel to analyze quantitative data. Derive qualitative results from user comments. Create report and share with team. ये लोगों ने क्या अपने रिव्यूज आपके कार्ड्स के ऊपर दिए. Competitive analysis is an ongoing process that provide insights on pre-relevant and past trends. जैसे कि important for businesses to understand their competition, analyze competitor and their offerings on regular basis, mostly less time consuming and investment demanding, avoid the error they made and improving business strategy, helps businesses make wise decisions involving product development, pricing, marketing and so on. सो मार्केट में जितने भी आपके कॉम्पिटिटर आते हैं नए नए, ठीक है, वो जितने भी, अगर एक अच्छा ब्रांड होगा तो वो पहले वाले को रिसर्च करके आएगा. जिसका हमने बहुत पहले एक एग्जांपल समझा था कि भाई जैसे याहू से किसने सीखा, गूगल. ठीक है, और सर्च इंजन बहुत सारे बने गूगल के टक्कर में, लेकिन गूगल क्या करता है कि उसके पास एक आजकल मैन फोर्स बहुत बड़ा है. ठीक है, यानी कि अगर उसको लगता है कि कोई मुझसे ज़्यादा अच्छा कर रहा है, वो उससे और बेहतर पहले प्रेडिक्ट कर लेता है कि भाई ये जो बना रहा है इससे बेहतर क्या होगा, सीधे उसको इम्प्लीमेंट करो, छोड़ो हमारे में क्या गलती है. इस वजह से गूगल नंबर 1 बना हुआ है. और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि बाकी के जो सर्च इंजन हैं वो कंट्री वाइड नहीं है. गूगल क्या है, कंट्री वाइड है.
लाइक इंडिया के लिए अलग, यूएस के लिए अलग, यूके के लिए अलग। तो हर जगह के यूज़र एक्सपीरियंस को रिफाइन करके उसने इंटीग्रेट किया हुआ है। भाई इंडिया में अगर आप देखोगे और यूएस यूके में अगर आप देखो तो गूगल अलग तरीके से वर्क करता है। कैसे? आप यहाँ इंग्लिश लिखो, कुछ भी लिखो, वो समझ जाता है, वहाँ पर वो उनके हिसाब से चलता है। तो ये उनका एक रिसर्च है कि भाई जो जहाँ पर जिस नेटिव लैंग्वेज में ढूंढना चाह रहा है उसके हिसाब से डेटा लेके आना है। बाकी सर्च इंजन बने लेकिन वो इतने तगड़े लेवल पर नहीं बने। ठीक है, तो याहू जैसे था वो वर्ल्ड वाइड एक जैसा ही चलता है। तो याहू कभी अपना सेटअप नहीं कर पाया अलग अलग जगह पर जाके चीज़ों को, लेकिन गूगल ने वो चीज़ की। पहले गूगल भी एक जगह से ही चलता था, ठीक है, बट क्या हुआ कि उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं थे। दैट टाइम इतनी ज़्यादा डिमांड भी नहीं थी, बट मार्केट बढ़ा जब 2000 में उन्होंने अपना एडवर्टीजमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, गूगल एड्स, गूगल एडवर्ड्स के नाम से। तब उन्हें लगा कि नहीं, अब चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर मुझे हर जगह के हिसाब से अगर एड्स बुक करने हैं, आज एडवर्टीजमेंट इस लेवल पर रिफाइन हो चुका है गूगल में कि अगर आप ईस्ट दिल्ली में हो तो आपको ईस्ट दिल्ली के हिसाब से ऐड दिखेंगे, अगर आप साउथ दिल्ली में हो तो आपको साउथ दिल्ली के ऐड दिखाई देंगे। और जब तक ये हमारे पास माइक्रो लेवल फिल्टरिंग नहीं था, प्रॉब्लम था कि कहीं का भी ऐड कहीं भी दिखाई दे रहा है। इससे क्या होता है कि अब मान लो कि यूएस का तुम्हें कोई ऐड दिखाया जाए तो तुम उसमें कन्वर्ट थोड़ी ना होगे, है ना। जब तक वो कोई ऐसा सब्सक्रिप्शन हो लाइक नेटफ्लिक्स या हॉटस्टार, ठीक है, अगर कोई फिजिकल प्रोडक्ट वाली चीज़ है तो आप वहाँ से लेके तो आओगे नहीं, क्योंकि इतने का प्रोडक्ट नहीं जितना कस्टम लग जाएगा। पॉइंट समझ में आया? तो इसलिए उन्होंने माइक्रो लेवल पर जाके अपनी चीज़ों को डिफाइन किया, और यही है उसकी सबसे बड़ी कामयाबी का राज। और अभी जो नेक्स्ट उनका अपडेट है वो तो और नेक्स्ट लेवल जाने वाला है। अब गूगल इतना माइक्रो लेवल पर आ चुका है कि आपने कोई ऐड देखा, देखने के बाद कहाँ से वो प्रोडक्ट खरीदा, ऑनलाइन ऑफलाइन, ठीक है, उसकी भी रिपोर्टिंग वो उसको दे देगा एडवर्टाइजर को कि तुम्हारे ऐड से क्या परचेजिंग हुआ है। जैसे बहुत सारे लोग क्या कमेंट करते हैं गूगल को, भाई हमने ऐड चलाया लेकिन कुछ आउटपुट नहीं आया, तो गूगल कहता है कि मैं उसका भी बताऊंगा आपको कि आप सही बोल रहे हो या डेटा सही बोल रहे हो। तो नया अपडेट ये है कि आप ऐड देखने के बाद क्या नेक्स्ट डिसीजन लेते हो, वो भी गूगल को पता होगा। अब ये कैसे पॉसिबल हो रहा है, क्योंकि नेट तो 24/7 ऑन है ना आपके डिवाइस में। बस आपकी जब आप कोई पेमेंट करते हो किसी स्टोर पे, क्या क्या प्रोडक्ट खरीदा, सारा डिटेल होता है फ़ोन पे, ठीक है। आज की डेट में ब्रांड क्या करते हैं, व्हाट्सएप मैसेज आपको भेज देते हैं, ठीक है, बस डेटा ही घूम रहा है ना, रीड कर लिया उसको, किस स्टोर से लिया, किस प्राइस में लिया, ठीक है, हर चीज़ पता है गूगल। हम बातचीत कर रहे हैं वो भी सुन रहे हैं, तो उसके कॉम्बिनेशन ऑफ कीवर्ड सुनता है वो, ठीक है, जो उसको लगता है काम के है। तो दुनिया में दो ही हैं, गूगल और अमेजोन, जो इस चीज़ के ऊपर काम करते हैं सबसे ज़्यादा। आगे देखिए, एडवांटेज ऑफ कॉम्पिटिटिव रिसर्च, better understanding of the current market demands, offering and so on, enabling businesses to enhance their products to meet the need of target customer and also find new customer, helps a business determine the right place, point and marketing strategy for its products and helps to create an effective business strategy। ये वाला जो पार्ट है रिसर्च वाला, ये आपका यूआई यूएक्स में भी काम आता है, और ये सेम आपका स्टेप डिजिटल मार्केटिंग में भी काम आता है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग के लिए भी आपको यूएक्स रिसर्च करनी पड़ती है। इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल रिसर्च कंसल्टेंट, तो कॉम्पिटिटिव को भी दो पार्ट में ब्रेक डाउन किया गया, फर्स्ट इज इन हाउस, सेकेंड इज एक्सटर्नल। इंटरनल में लाइक वेल अवेयर ऑफ द बिजनेस, इट्स चैलेंजेस, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, जिसको लोग बोलते हैं स्वॉट एनालिसिस, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या, डेटा फ्लो इज कांस्टेंट, ट्रेनिंग एम्प्लॉयज और हायरिंग स्किल्ड एम्प्लॉयज इन कॉम्पिटिटिव रिसर्च इज अ चैलेंज। यहाँ पर क्या, एक्सटर्नल एक्सपीरियंस इन डूइंग कॉम्पिटिटिव रिसर्च एनालिसिस, अडॉप्ट सिस्टमैटिक अप्रोच, कैन इजीली अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट्स एंड स्कोप ऑफ रिसर्च, एक्सप्लेनिंग द एंड रिसर्च गोल टू कंसल्टेंट कैन बी चैलेंजिंग इन सम केसेस। अब जैसे एग्जांपल ऐसा समझो कि एक मार्केटियर है फॉर एग्जांपल, उसको एक तरह के प्रोडक्ट का ऐड चलाने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, मे बी कॉस्मेटिक हो सकता है, मे बी वो रियल एस्टेट की कोई हो सकता है, ठीक है। तो कल को अगर उसके पास फ्यूचर में उससे रिलेटेड कैंपेन आता है तो वो आपको अच्छा आउटपुट निकाल के दे सकता है। अब एक पर्सन है जो कॉस्मेटिक का ऐड चलाता है, लेकिन उसके पास रियल एस्टेट का कैंपेन आता है कि अपने रियल एस्टेट के लिए ऐड चलाना है, तो वो हिट एंड ट्रायल करेगा, है ना, क्योंकि उसका एक्सपर्टीज किसमें, कॉस्मेटिक्स के अंदर। ऐसा नहीं कि नहीं
सेम यहाँ पर भी वही चीज़ है कि मान लो कि अगर आप किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हो और इंटरनल रिसर्च आपके लिए किस तरह से हेल्पफुल है कि भाई आपने किसी का ई कॉमर्स एप्लीकेशन बनाया, प्लेटफॉर्म बनाया, तो रिसर्च तो खत्म ही होगी ना, क्योंकि आपको पता है कि क्या चाहिए। ठीक है, और वहीं पर अगर आपको पास अभी तक आप कुछ ऐसे बनाते रहे जो एडवर्ड से रिलेटेड हो गई चीज़ें या फिर कोई गेम से रिलेटेड हो गया, और अचानक से आपको गेम वाले को हम लोग ला के दें भाई तुम लोग एक ई कॉमर्स के लिए बना दो, तो वो नहीं बना पाएगा, उसको टाइम लगेगा, उसमें रिसर्च ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएगी। क्योंकि एक चीज़ में जब आप एक्सपर्ट हो जाते हो उससे रिलेटेड आप 2 मिनट में काम कर लोगे अपना। खैर ए आई है आज की डेट में जो आपको वर्सेटाइल बनाता है, हर एक चीज़ आप कर सकते हो कम टाइम में। अब कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इंटरनल tracking of competitors activities and external in-depth annual and biannual analysis agencies can be used. So data जो है ना हमेशा चेक करते रहते हैं। अब जैसे मैं भी कभी किसी ब्रांड के लिए जब ऐड रन करता हूँ तो क्या होता है, वो कहते हैं सर ऐड कहाँ चलाओगे, मैंने कहा ये मैं नहीं बताऊँगा, ये आप बताओ। कहते हैं हमें पता होता फिर आपकी क्या ज़रूरत है। मैंने कहा यही तो फ़र्क है, क्योंकि आपके पास होते हुए आपको नहीं पता कि करना क्या है। हम उनसे क्या पूछते हैं, सीधे बताओ कि भाई आपकी लास्ट 3 to 4 ईयर की सेल कहाँ हुई, तो पता चल गया भाई इस एरिया में सेल हो रही है। तो सीधी सी बात है, जहाँ पर तुम्हारा प्रोडक्ट ऑलरेडी कंज्यूम हो रहा है वहीं पर हमें सबसे ज़्यादा अग्रेसिव मार्केटिंग की ज़रूरत है, और जो अनटच पॉइंट है वहाँ पर अवेयरनेस की ज़रूरत है, यानी कि उनको जागरूक करो और जो खरीद रहे हैं उनको और ज़्यादा बताओ। ठीक है, उधर वाले जब अवेयर होंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपके पोटेंशियल बायर बन जाएंगे ऑटोमेटिकली। सेम वैसे ही आपको यहाँ पर करना है कि भाई आप जब किसी भी चीज़ के लिए काम कर रहे हो तो अपने कॉम्पिटिटर को ट्रैक करो कि वो कहाँ तक जा रहे हैं। अब जैसे हमारे पास एक क्लाइंट थे यहाँ के, नरेला में है, तो उनका एक अपना खुद का एक कस्टमर नाम रखा है एप्टीट्यूड करके, एक वो बनाते हैं कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो उनका जाता है सारा का सारा नॉर्थ में। ठीक है, हमने उनको दुबई का क्लाइंट दिलाया, और दुबई के अंदर क्योंकि जैसे आप देखते हो होटल वगैरह जो जाते हो तो वहाँ पे किसी ब्रांड के आपको सोप नहीं मिलते, वो होते हैं वन टाइम यूज़ वाले, है ना, वो छोटे छोटे साइज़ में मिलते हैं आपको, क्योंकि उन्हें पता है 2 या 3 दिन के लिए बंदा आता है तो इतना स्मूथ है, लोग खत्म हो जाएगा तो नेक्स्ट डे और दे देते हैं। ठीक है, तो शैम्पू वगैरह देता है, वो छोटे छोटे पाउच वगैरह पूरी किट मिलती है आज की। ठीक है, जैसे आप जब वहाँ गए थे उसमें ट्रिप पर तो देखा था सबको, सब स्टूडेंट को एक एक किट मिली थी वहाँ पर उस तरह का, तो उस तरह के हमने उनके वो बनाए थे पैकेजिंग, और वो फिर मैंने डिस्ट्रीब्यूट करवाए थे। तो होटल में गए, सैंपल अप्रूव हुआ। आज के डेट में नरेला से सीधे के सीधे आपका पूरा पूरा कंटेनर लोड होता है जो पहुंचता है आपका वहाँ साउथ में, फिर वहाँ से पूरा ऑन बोर्ड होता है शिप के ऊपर, फिर वो जाता है। ठीक है, अब वहाँ पर पूरी सप्लाई है आज की डेट में। तो पैकेजिंग और सैम्पलिंग अगर आपकी ज़बरदस्त है आपके चांस बढ़ जाते हैं। अब पैकेजिंग बहुत अच्छी कर लो कि प्रोडक्ट में दम ना हो तो भी कुछ नहीं होगा। तो हिट एंड ट्राई तो करना पड़ेगा। और सीधी सी बात है, जो प्रोडक्ट बना रहा है उसको पता है कि मेरे प्रोडक्ट को बनाने में कितना खर्चा आता है, आगे चाहे जितने मर्जी रेट में बेचो। जैसे कहते हो ना आईफोन प्रो मैक्स 25,000 रुपये भी नहीं लगते बनने में, आईफोन प्रो मैक्स को बनाने 25,000 रुपये का भी खर्चा नहीं है, लेकिन बेचते 2 लाख रुपये में, है ना। 180 डिस्काउंट कर दो, 170 कर दिया, इतने तक का 1 TB का वेरियंट आता है उसका। तो कर सकते हैं ना कैंपेन बड़े बड़े। सीधी सी बात है, उन्होंने 100 यूनिट बेच दिए, एक ऐड का खर्चा आराम से निकल के आ गया। So conducting competitive research, so create a layout Microsoft Excel sheet with columns for each details। इसका मैं आपको टेबुलर डेटा जनरेट करना सिखाता हूँ, किस तरह से हम लोग आज के लिए कर सकते हैं इजीली। आइडेंटिफाई कॉम्पिटिटर्स, कैटेगराइज देम एज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर। शायद हमारे पास एक पड़ी भी होनी चाहिए इस तरह की। Give me a minute, सर्च पे लगा देते साइड बाय साइड डॉक, इसको सर्च होने देते हैं। आइडेंटिफाई कॉम्पिटिटर्स, नेक्स्ट कैटेगराइज देम एज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर। और जैसे इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर, डायरेक्ट में क्या होता है कि भाई डायरेक्ट में वो हो गया कि जो बिल्कुल सेम नीच में आपकी, ठीक है, कि भाई मैं भी वही सेम काम कर रहा हूँ, वो भी सेम वही काम है, जैसे मैक और अरीना एग्जांपल के तौर पर, ये आपका डायरेक्ट कॉम्पिटिटर हो गया हेड ऑन। ठीक है,
इनडायरेक्ट कौन हो गए भाई, जो ऑनलाइन है, ठीक है, वो क्या हुए, इनडायरेक्ट हुए आपके इस केस में, क्योंकि आप अगर ऑनलाइन होते तो उस केस में भी आप डायरेक्ट बन जाते। लेकिन ऑनलाइन जो कोर्स जैसे यूडमी का हो गया, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जो अपने ऑनलाइन कोर्स सेल करते हैं, तो ये वाले इनडायरेक्ट वाले, ठीक है। इसका पैन इंडिया पैन का मतलब क्या होता पैन इंडिया का मतलब ये होता है कि हम लोग पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं उसके अंदर। यूआई प्रैक्टिकल टेस्ट अभी कर रहा है, सर्च होने देते हैं पूरा। इंट्रोडक्शन मिलेगा, देखते हैं तो पता नहीं। तो पैन इंडिया की जब भी कोई बात आती है ना, तो कंपनी बेसिकली आपकी इंडिया के जितने भी आपके कॉन्टिनेंटल्स हैं सबकी बात कर रही है, जिसका मतलब प्रेजेंस अक्रॉस नेशन, ठीक है, कि हर जगह पर वो लोग अवेलेबल है। So next step, categorize them as direct or indirect competitor. Fourth step, if there are many competitors, segregate them based on priority, ठीक है। अब जैसे हमारी हेड ऑन जो टक्कर है वो है मैक, ठीक है। अब देखा जाए मैक बच्चा जाए या अरीना बच्चा है, वो अल्टीमेटली दोनों एक ही अम्ब्रेला के अंडर में आते हैं, ठीक है। अम्ब्रेला हो गया ट्रैक अपना, ठीक है। तो यहाँ से रेवेन्यू जनरेट हो, वहाँ से जनरेट हो, जा एक ही जगह रहे, ठीक है। अब जैसे बाकी के हो गए मार्केट में, जैसे एग्जांपल के तौर पर आफ्ट, ठीक है, एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है। जैसे आपका टीजीसी हो गया एग्जांपल के तौर पर, ठीक है। इस तरह के ना बहुत सारे इंस्टीट्यूट छोटे छोटे जो मार्केट में अवेलेबल है। और खाली इस लक्ष्मी नगर पे अगर देखो तो कंप्यूटर सिखाने वाले बहुत, जैसे डी आई सी एस एक आपका है सामने ही है, ठीक है। हाँ, तो बहुत लोग कराते हैं आज की डेट में। तो प्रायोरिटी बेस सेट करो कि भाई कौन कौन से लोग को आपको टारगेट। अब जैसे क्या है कि कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो सिंगल प्रेजेंस है उनकी, कुछ ऐसे हैं जिनकी मल्टीपल प्रेजेंस है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अरीना पूरे हिंदुस्तान में लीड करता है नंबर ऑफ सेंटर्स की बात की जाए तो 250+। मैक देखा जाए तो बहुत लिमिटेड होते हैं, ठीक है, मेन मेन जगह पर है, ठीक है। बाकी के जो सेंटर, जैसे अगर दिल्ली में हम लोग देखें तो कुछ सेंटर्स हैं जिनके 7-8, जैसे ऑक्सफोर्ड हो गया, ऑक्सफोर्ड सेम डोमेन में आता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव नहीं कराते, वो थ्योरी बेस्ड ही रहता है उनका सारा कुछ अप्रोच। 8 सेंटर टोटल दिल्ली में है, लेकिन सिर्फ दिल्ली दिल्ली में है, बाहर नहीं है, ठीक है। तो आप अपने कॉम्पिटिटर को ऐसे टारगेट करो। तो अगर हम प्रॉपर ब्रांड, अगर अरीना की बात करें और यहाँ अगर हम लोग पर्टिकुलर किसी इंस्टीट्यूट की बात करें, तो ये चीज़ें बदल जाएगी। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पर इस तरह लेवल पर अगर एक इंस्टीट्यूट की बात करें प्रीतिवार की, तो मैं प्रीतिवार की सराउंडिंग में चेक करूँगा मेरा कॉम्पिटिटर कौन है, उसके साथ मुझे कैसे डील करना है। और अगर मैं ब्रांड अरीना की बात करता हूँ तो फिर मुझे पैन इंडिया चेक करना पड़ेगा कि मुझे किन किन के साथ डील करना है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बेसिकली आज की डेट में मेरे लिए थ्रेट बन रही है। Next, examine how well the competitor companies deliver on these promises by engaging mystery shoppers, on knowledgeable colleagues, and by surveying the existing customers. तो इसको कैसे पता लगा सकते हो? सबसे बढ़िया तरीका है कि उनके गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल को विजिट करो और उसमें देखो कि नेगेटिव और पॉजिटिव रैंकिंग किस लेवल पर जा रही है, या हाल फिलहाल में कितने लोगों ने नेगेटिव कमेंट किया है, या हाल फिलहाल में कितने लोग पॉजिटिव कमेंट कर रहे हैं। अगर पॉजिटिव का ज़्यादा रेशियो दिखाई दे रहा है उसको भी एनालाइज करो, हो सकता है मॉर्फ हो सकती हैं वो चीज़ें, ठीक है। तो गूगल रिव्यू झूठ नहीं बोलता, वहाँ से सब पता लग जाता है, सबसे आसान तरीका पता लगाने का। फिर क्या है, अपडेट द लिस्ट ऑफ competitor and their activities on a quarterly basis. Track and observe changes in overall visual identity of the brand, new or discontinued offering
short or long term promotions, advertising, new team members, economic reports and so on. तो आप देख रहे हो यूएक्स के अंदर मार्केटिंग वाला पार्ट भी है, ठीक है, कि भाई अगर आपको इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल अगर कलेक्ट करनी है कॉम्पिटेटिव रिसर्च तो आपको पता होना चाहिए। अगर पता होगा बेसिक फंडामेंटल तभी आप सारी चीज़ों को ढूंढ के निकाल पाओगे भाई क्या क्या चल रहा है उनका। तो जिसमें दिखा रहा आपको फेसबुक एड लाइब्रेरी में तुम्हारा जबकि डीएम का कोई पार्ट नहीं है, लेकिन तुम्हें क्यों दिखाया ताकि तुम्हें पता चले कि सामने वाला जिसके लिए तुम काम करने जा रहे हो उसके जो कॉम्पिटिटर्स है वो कितना अग्रेसिवली एक्टिव है। अब तुम्हारा क्लाइंट कहता है भाई मेरे 10 ऐड बना दो, जो 300 चला रहे हैं तो अपने 10 ऐड कहाँ दिखाई देंगे उसके बीच में। A number of tools available in the market. Choice of tools is made based on the type of competitor cost and impact on business, जैसे कि वेबसाइट एंड सोशल मीडिया, ठीक है, publicly available records and research reports and databases. So this can be served as the starting point for basic information, subscribing the news to the newsletter, creating Google alerts, monitoring social media channels or creating RSS feed. अब अगर आपने कॉम्पिटिटर का न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो जब भी कुछ नया एक्टिविटी होगी वो अपने एंड यूज़र को इन्फॉर्म तो करेगा, तो आपके पास भी अपडेट आता रहेगा। और जैसे मार्केट में हमारे यहाँ पर कहते हैं कॉपी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा है, तो जो भी प्रोडक्ट देख रहा है बंदा अगर उसके पास खुद की मैन्युफैक्चरिंग है तो उसका एक प्रोडक्ट खरीदता है, पूरा डिसमेंटल करता है, सारा उसका साइंस पता करता है और अपना प्रोडक्ट उससे बेटर करके बना लेता है। मार्केट में ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी ऐसे होता है कि मान लो कोई नई गाड़ी मार्केट में आई है, कंप्यूटर खरीद लेगा उसको किसी के नाम से भी और उसके बाद पूरा खोलो पता लगाओ और करो। तो इसलिए क्या होता है आज के दिन ताकि टेक्नोलॉजी कॉपी ना हो जाए लोग उसका क्या कराते हैं पेटेंट कराते हैं, कॉपीराइट करा लेते हैं उसका, ट्रेडमार्क करा देते हैं उस चीज़ का, ताकि भाई कल को अगर ये चीज़ कॉपी कहीं हो गई तो मैं क्लेम कर सकता हूँ। जो ये आपको पता चली गया, मैंने आपको टैग बर्नर का जब वीडियो भेजा था तो एक प्रोटोटाइप के ऊपर कितना खर्चा होता है, चाहे भले से आज 7,000 रुपये की घड़ी है ना, लेकिन उसको बनाने के पीछे तो करोड़ों करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट लगी हुई ना। तो वही सेम चीज़ जैसे महिंद्रा ने मान लो पूरा इंडियन मार्केट हिला दिया, तो उसकी चोट इतनी तगड़ी है कि उसने टेस्ला कंपनी को हिला दिया कि भाई जो इतनी महंगी टेस्ला वो बना के बैठा हुआ है तो इससे कैसे कॉम्पिटिट करेगा, ना उसके सस्पेंशन उस लेवल के। अब इन्होंने रॉयल्स रॉयस को फेल कर दिया सस्पेंशन में, BMW मर्सिडीज सबको फेल कर दिया स्टेबिलिटी टेस्टिंग के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक सस्पेंशन लगा दी जो खुद सेंस कर लेता है कि कितना इम्पैक्ट है क्या अपना आप गाड़ी को राइड को स्मूथ बनाने के लिए। तो सीरियस चीज़ है कि अगर आप आज की डेट में मार्केट को अगर एकदम डिसरप्ट करना चाहते हो तो भाई भले से तुम्हारे को प्रॉफिट बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर तुमने फ्लो बाइंग का अगर अपनी तरफ मोड़ दिया तो कल को आप कॉस्ट बढ़ा भी दोगे लोग तो उसी को खरीदेंगे भाई, सीधी सी बात है। क्योंकि आपको जब ज़्यादा फीचर्स मिलेंगे, ज़्यादा बेटर आपको एडवांटेजेस उसके अंदर मिल रहे हैं तो लोग दूसरे में क्यों जाएंगे। देखो इंडियन मार्केट एक ऐसी मार्केट है जिसके अंदर चांसेस बहुत ज़्यादा है। जैसे यहाँ का एक एग्जांपल देता हूँ